हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री के 11 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें सही या गलत बताना है। फर्स्ट है, हरिसेन ने गौतमी पुत्र सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी थी। तो ये गलत है, क्योंकि हरिसेन ने किसकी प्रशस्ति लिखी थी? समुद्रगुप्त की। दूसरा है कि आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। ये भी गलत है। तीसरा, दक्षिण पथ के 12 शासक थे। ये बिल्कुल सही है। दक्षिण पथ यानी दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता था। गुप्त शासकों के नियंत्रण में दो महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। ये भी गलत है। एहोल पल्लवों की राजधानी थी। ये भी गलत है, क्योंकि एहोल जो है वो पल्लवों की नहीं बल्कि चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। 3 लेखक हमें बताने हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। पहला है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। स्वयं तसांग जो चीनी यात्री थे, और रवि कीर्ति। ये 3 लेखक ऐसे हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। बाणभट्ट, स्वयं तसांग और रवि कीर्ति। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस युग में संगठन में क्या क्या बदलाव आए। उत्तर है, इस युग में संगठन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला क्या था कि राजा एक सुसंगठित सेना रखते मिसिंग है यहाँ पर, जिसमें हाथी, पैदल सिपाही और घुड़सवार होते थे। यानी सेना में कौन कौन होता था? पैदल सिपाही भी होते थे, हाथी भी होते थे, और घुड़सवार यानी घोड़ों वाली सेना के जो है सिपाही भी होते थे। दूसरा, वे सेना नायक भी रखते थे, जो ज़रूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। यानी सेना नायक जब भी राजा को ज़रूरत होती थी तो वो सैनिक सहायता उनको देते थे। अगर कोई भी जो है दूसरा राजा या कोई व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण करता था तो ये सेना नायक राजा की मदद करते थे। तीसरा है, इन सैनिकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। यानी ये नहीं है कि इनको सेना में रख लिया और जो है मंथली जैसे आजकल वेतन मिलता है, तो ऐसा कोई चलन नहीं था। इनको नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इनको क्या दिया जाता था? इनको भूमि दान में दी जाती थी। यानी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, और उस दी गई भूमि से वो कर वसूलते थे। जिस भी सेना नायक को जो है भूमि का टुकड़ा मिला हुआ है, उसके ऊपर उन्हें कर वसूलने का अधिकार था जनता से, जिससे वो क्या करते थे? उस कर से वो सेना और घोड़ों की देखभाल का खर्च उठाते थे। अगला है कि ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। क्या कहा जाता था इन सेना नायकों को? सामंत। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, जब कभी भी शासक दुर्बल होते थे, यानी उस क्षेत्र का जो राजा है अगर वो कमज़ोर पड़ने लगता है, तो ये सामंत क्या करते थे? ये अपनी शक्ति का जो है फ़ायदा उठाते थे। अपनी शक्ति के बल पर स्वतंत्र होने की भी कोशिश करते थे। अगला क्वेश्चन है, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं? प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो थी वो गांव थे, लेकिन यानी छोटे स्तर पर जो गांव है वहाँ से प्रशासनिक इकाई जो है वो आरंभ होती है। लेकिन धीरे धीरे इसमें कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। यानी जो भी लोग राजा को लगते थे ये समर्थ हैं, वो उसकी ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं राजा की, तो ऐसे लोगों का समर्थन भी राजा जुटाना चाहते थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो थे वो अनुवांशिक बना दिए गए। अनुवांशिक का मतलब होता है कि आज जिस पद पर कोई व्यक्ति है उसके बाद उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरह से अनुवांशिक पद जो है वो चलते गए, जिसका अर्थ है कि बेटा अपने पिता के पद को ग्रहण करता था। जैसे कि कभी हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक मुख्य अधिकारी बने। यानी हरिसेन जो थे, उनके पिता जो थे वो महादंड नायक थे, तो हरिसेन को जो है अपने पिता का पद मिला था। और कभी कभी क्या होता था कि एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य करता था, यानी एक से ज़्यादा पदों पर भी कार्य करता था। जैसे हरिसेन एक महानायक होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय के भी मंत्री थे। यानी जब कभी भी युद्ध की स्थिति होती थी तो उसमें शांति का काम करने का भी कार्य करते थे। अगला है कि स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ, मुख्य बैंकर, शहर के व्यापारी, व्यापारियों के काफिले का नेता, कुलक, शिल्पकार, कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग भी रहते थे। यानी बहुत सारे पद थे, बहुत तरह के लोग जो थे वो प्रशासनिक व्यवस्था में कार्य करते थे। सबका काम जो है वो अलग अलग होता था। लिपिक जो होता था दरबार में वो लिखने का काम करता था।
कुछ शिल्पकार होते थे, वो शिल्प कार्य करते थे। तो इस तरह से अलग अलग पद पर अलग अलग लोग थे, वो अलग अलग कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा है अरविंद, उसको जो है समुद्रगुप्त की भूमिका उसको अदा करनी है, तो उसको कौन से कार्य करने पड़ेंगे? अरविंद राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है कि वह राज सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो समुद्रगुप्त है वो वीणा बजाते थे। सिक्कों के ऊपर भी हमने देखा कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो जो अरविंद है वो भी इस तरह के कार्य करेगा। दूसरा, वह शाही वेशभूषा। शाही वेशभूषा का मतलब क्या है? जो राजा महाराजा जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं, में मूँछों पर ताव देते हुए तलवार को वो शान से पकड़कर चलेगा। यानी राजा है तो वो उसका पूरा रोब होगा, बड़े जो है वो रोब से चलेगा। वह एक महान योद्धा की तरह युद्ध लड़ेगा और युद्धों को जीतना भी उसे पड़ेगा। यानी जो समुद्रगुप्त थे वो एक महान शासक थे, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और उनमें उनकी जीत भी हुई। तो अरविंद को भी क्या करना पड़ेगा? अगर उसे समुद्रगुप्त का जो है रोल प्ले करना है तो उसे युद्ध भी लड़ना होगा और उन्हें जीतना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग इन्हें समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताइए। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। उस समय में राजा के दरबार में जो भी कवि रहते थे वो अपने राजा की जो है तारीफ में, प्रशंसा में इस तरह की कविताएं लिखते थे जिनको प्रशस्तियां बोला जाता था। तो ये है कि क्या आम लोग उन प्रशस्तियों को समझते थे? आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे। क्यों? क्योंकि प्रशस्तियाँ जो है वो संस्कृत में लिखी होती थी, यानी उनकी लैंग्वेज जो भाषा होती थी वो संस्कृत होती थी, और जो संस्कृत है वो आम लोगों की भाषा नहीं थी, क्योंकि उस समय पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। अब जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो संस्कृत भाषा कैसे समझेंगे? इसलिए उनको पढ़ना और समझना उनके लिए संभव नहीं था, तो इसलिए वो प्रशस्तियाँ आम लोगों के समझ में नहीं आती थी। अगला क्वेश्चन है, अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उनमें किन किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ियों को तुम उसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ, उसमें भरो। वंशावली का मतलब क्या है कि भाई अपना जो है इस तरह से बनाना कि अपने उसमें दादा आ जाए, परदादा आ जाए, अपने पिता के नाम आ जाए। अगर मैं अपनी वंशावली बनाऊँ तो उसमें 3 पीढ़ियों को मैं शामिल करूँगा या करूँगी। मैं अपने परदादा से शुरू करूँगी। परदादा का मतलब यानी हमारे दादा के पिताजी, उसके बाद उनके बच्चे यानी कि अपने दादा, उनके भाई, अपने दादा के पुत्र यानी पिता और उसके भाई, उनके भाई, और फिर मैं स्वयं और अपने भाइयों के नाम शामिल करूंगी। यानी 3 पीढ़ियाँ। पहले आएंगे परदादा, फिर दादा, उनके भाई, फिर पिता और उनके भाई, और फिर मैं और मेरे भाई बहन। अगला क्वेश्चन है कि आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? देखिए, युद्ध हम लोग ने देखा कि पहले भी बहुत सारे जो शासक हैं उन्होंने किस तरह से युद्ध करते थे, वो एक दूसरे के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते थे। आज भी बहुत तरीके से हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो जो युद्ध है वो बहुत ही जो है विनाशकारी होते हैं। युद्ध हमारे जीवन में विपत्तिग्रस्त घटना होते हैं, यानी युद्धों से सिर्फ जो है कठिनाई ही आती है, किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। युद्ध सामान्यतः 2 देशों के बीच में या संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के बीच में लड़ा जाता है। यानी या तो 2 देश के बीच में युद्ध लड़ा जाएगा या बहुत सारे देश भी उसमें शामिल हो सकते हैं। जबकि सामान्य लोगों का युद्ध के पीछे जो उद्देश्य है उसके प्रति कोई लगाव नहीं होता। यानी 2 देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई खास रीज़न होता है, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनका कोई जो है फ़ायदा नहीं होता उस युद्ध से। लेकिन वो युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रभावित जरूर होते हैं। बड़ी संख्या में क्या होता है कि लोग युद्ध में मारे जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता। मान लो 2 देशों के बीच जो है युद्ध हो रहा है, अब दोनों देशों की आर्मी युद्ध लड़ रही है, तो आर्मी का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन मारे तो जाएंगे आर्मी के ही लोग। तो इस तरह से ऐसे लोगों को मारा जाता है युद्ध में जिनका कोई दोष नहीं होता। वे अपना जीवन खो बैठते हैं। युद्ध अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवा औरतों को छोड़ जाता है। प्रकृति के सभी संसाधन भी नष्ट हो जाते हैं, यानी जो है प्राकृतिक संसाधन है जो बहुत मात्रा में, उनका भी विनाश होता है।
और पूरी तरह से युद्ध जो है वो विकास को प्रभावित करता है। फिर से व्यवस्थित होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। यानी एक बार युद्ध होता है, बहुत सारे संसाधन नष्ट होते हैं, फिर से दोबारा से जो है पूरी व्यवस्था में आने में किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को बहुत समय लगता है। तो ये थे हमारे 11th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।